हालातों ने बहुत झुकाना चाहा हमें, पर हौसलों ने कभी हमें रुकने नहीं दिया। आज जो रोशन है हमारी जिंदगी, ये चिराग हमने खुद ही जलाया। ये पंक्ति पूरी फिट बैठती है एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए जिसने काफी संघर्ष किया। आज वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, सामाजिक संस्था में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। जीवन ने उन्हें काफी उतार चढ़ाव दिखाया, लेकिन वो कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं। जी हाँ, आज हमारे बीच है हमारे जेसीआई भुवनेश्वर के एलो प्रेसिडेंट जेसी श्रीनिवास सुबुति जी। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। इस शानदार इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बढ़िया धन्यवाद और शुक्रिया। पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँ कि मुझे आप इस लायक समझे, मुझे आपका पॉडकास्ट में बुलाए और आप जो कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, एक गुड मैसेज के लिए करते हैं, तो आई वांट टू फर्स्ट कांग्रेचुलेट यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका अप्रिसिएशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपके अंदर जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है इस कुछ महीनों में, वो काबिले तारीफ है सर। इसमें कोई शक नहीं कि आप आज जो भी हैं, जहाँ भी हैं, वो आप डिजर्व करते हैं। सबसे पहले सर आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा गया, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मेरा बचपन से अगर शुरू करता हूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि एक छोटा सा परिवार से एक छोटा सा गांव पद्मनाभपुर बोल के गांव है, जो वो उड़ीसा का गंजाम है, वहीं पे एक छोटा सा गांव है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा बचपन, स्कूलिंग, कॉलेज अब सारे सब वहीं पे ही है। जैसे मैं मेरा पिताजी के बारे में बताऊँगा कि मेरा पिताजी के बचपन में जैसे वो 5 स्टैंडर्ड में थे, उनका पापा का देहांत हुआ था, तो वो बहुत स्ट्रगल की। मतलब आपके ग्रैंडफादर का? हाँ, मेरा ग्रैंडफादर का डेथ हुआ था, तो पापा ने उस टाइम में कुछ, हम लोग का उतना साधन नहीं था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, तो उस टाइम में वो बहुत स्ट्रगल करके एक छोटा सा बिजनेस शुरू किए थे। छोटा सा ग्रोसरी शॉप था हमारा, जैसे वो मोस्टली 6 फीट बाई 7 फीट ऐसा एक छोटा सा दुकान था। घर के सामने ही दुकान था। हम लोग भी पढ़ाई करते थे, कभी कभी पापा को हेल्प करते थे बिजनेस में, जैसे शाम को मतलब हेल्प करते थे ट्यूशन। हम लोग का इसे था कि मम्मी बहुत पढ़ा लिखा थे, क्योंकि परिवार से मेरा अंकल लोग भी बहुत पढ़े लोग आदमी है, हमारा मामा जी के घर के साइड पे। तो मम्मी का ये कहना था कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो तो है ही, मगर उसमें हम लोग का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि छोटा सा बिजनेस था। पापा का भी वही था कि तुम लोग अपने दम से कुछ करो, तो हम तो जो सक्षम में कर रहे हैं। मगर पापा मम्मी का एक आशीर्वाद, उनका एक प्योरिटी जो लेसन है हम लोग के लिए, वो बहुत मायने रखता है हम लोग को ग्रो करने के लिए। जैसे हम 3 भाई थे और मेरे 2 बड़े भाई बहुत होनहार स्टूडेंट थे, क्योंकि बहुत ही अच्छा पढ़ते थे। वो रैंक स्टूडेंट, तो उड़ीसा में 2nd 3rd रैंक ऐसे आना, तो बहुत स्कॉलरशिप मिलता था उनको, फ्री स्टडीज मिलता था। जैसे मैं बहुत इंस्पायर रहा मेरा भाई लोग से कि वो कैसे पढ़ते हैं, वो कैसे अपना करियर को इसमें एक डायरेक्शन में ले रहे थे। उसी टाइम में मैं थोड़ा अलग टाइप का इंसान था। मैं पढ़ाई के साथ खेल कूद, ड्राइंग वगैरह में अलग लाइफ जी रहा था। एक्स्ट्रा करिकुलम में आप बेस्ट थे? एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं बोलूँ मैं, मेरा जो पैशन था, मुझे थोड़ा ड्राइंग, प्रोडक्ट, वो सब में ज्यादा इंटरेस्ट था। मैं पढ़ाई स्पोर्ट्स में? हाँ, पढ़ाई जैसे घर में बोला जा रहा है पढ़ना है तो पढ़ रहा था। हाँ। बाकी ठीक ठाक पढ़ता था, मतलब उतना ज्यादा रुचि नहीं था ना, उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे पढ़ना मतलब जो चीज नया चीज है उसमें जानने का इंटरेस्ट था। जो सबको मुश्किल लगता था वो चीज मैं पढ़ाई में बेस्ट करूंगा। एग्जाम्पल, अच्छा। किसी को एक चैप्टर पसंद नहीं आता है, वो सबसे डिफिकल्ट होता है उनके लिए, तो मैं उसको चैलेंज लेकिन मैं सबसे उसको बेस्ट करूँ। मेरा वही एक, मुझे कुछ भी अलग करना है, वही सब मुझे पसंद रहता था। मतलब हमेशा कुछ अलग है। जैसे मैं देखता था कि इंजीनियर बहुत सारे हो रहे हैं और डॉक्टर मेरा बस का बात नहीं है, इतना पढ़ना मेरे से नहीं होगा। और मुझे थोड़ा मेरा पैशन था, जैसे मैं ड्राइंग करना में कुछ लीजर टाइम मिलता था, मैं मेरा खाने का पैसा से भी छुपा के मार्कर खरीदता था, पेंट्स खरीदता था, वो उसमें कुछ भी बना के घर में चारों तरफ मार देता था। जो भी जितना बनाया पूरा डिस्प्ले में लगा देता था उस में। तो मगर उस टाइम में हमारा उसको कोई प्रमोट नहीं करता था। तब अभी ना लोग इतना आर्ट को इतना प्रमोट कर रहे हैं, वो सब है, और बचपन में वो एक पैशन था मेरा। तो ऐसे ही मेरा स्कूलिंग ठीक ठाक चला, मतलब क्लास में अच्छा मार्क लाता था, मगर मेरा भाई लोग के साथ कंपेयर करेंगे तो मैं बहुत नीचे था। अच्छा। हाँ, मुझे कभी कभी ऐसे भी
फील होता था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, थोड़ा डिमोटिवेशन लगता था, मैं लाइफ में क्या करूंगा, कुछ विजन भी नहीं था, क्योंकि एक डर था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि सामने इतना मतलब अच्छा मार्क लाने वाले और ऐसे भी बिजनेस में कुछ हम लोग का है नहीं, तो मगर ऐसे चलता था, देखते हैं क्या, कोई पूछता है कि क्या करना है मुझे, मैं भी बोलता था पता नहीं, बस जिंदगी में कुछ कमा लूं, कुछ खाने के लिए मिल जाए उतना बड़ा बात है। मेरा सच में वही मिशन था कि मैं कुछ ना कुछ करके खुद मतलब खाना खा सकता हूँ अपने से, उतना ही मेरा मिल जाए बड़ा बात है, मेरे लिए उतना ही विजन था उस टाइम। तो अचानक एक ऐसा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी से आपका सफर शुरू हुआ और आज आपके पास अपनो एक मतलब हर इंसान का एक ख्वाहिश होता है, सपनों का घर, सपनों की गाड़ी, वो सब आपके पास है। आप आज जो भी हैं, हम आपको रोज देख रहे हैं, आपसे हम प्रेरित होते हैं, आपसे हम मोटिवेट होते हैं, बहुत कुछ आपके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट बेसिकली एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। हम तो आपसे बहुत मोटिवेट है सर, लेकिन लोग भी मोटिवेट होना चाहते हैं। तो ये चेंजेस, ये सफ़र सर कैसा रहा? मतलब जैसा कि हमने जाना कि आपका बचपन बहुत स्ट्रगलिंग गया है, आप एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा माध्यम भी नहीं है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उसके बावजूद आप वहाँ से सफ़र शुरू करके आज आपका खुद का आर्किटेक्ट कंपनी, बेस्ट आर्किटेक्ट कंपनी में आप गिनती आते हैं उड़ीसा में। तो ये सफ़र कैसे रहा सर? इसे मैं बताऊंगा कि एक फॉर्चुनेट भी था, गॉड ब्लेसिंग भी था, माता पिता का ब्लेसिंग भी था, और मैं जो भी कर रहा था वो पैशनेटली कर रहा था। मुझे मेरा विजन ज़्यादा नहीं था, बड़ा नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा है कि इंसान हूँ कि मैं ज़्यादा बड़ा विजन नहीं लेके चलता हूँ, मगर जो करता हूँ बेस्ट करता हूँ उसी टाइम में। तो मेरा टर्निंग पॉइंट यही आया जब मेरा 10th एग्जाम में मैं अच्छा पढ़ता था, मेरे जितना कैपेबिलिटी था, मगर मेरा तबीयत भी खराब था, वो उतना मैं उसको सीरियस नहीं था पढ़ाई में, मुझे कुछ डिफरेंट ही करना था, मुझे मजा नहीं आता था पढ़ाई। अच्छा। तो और मैं तबीयत भी खराब हो गया, उससे बहाना में मैं अच्छा भी मार्क नहीं पाया, मतलब तबीयत खराब हो तो पढ़ा भी नहीं, एक घर में बहाना मिल गया कि मैं तो तबीयत खराब है कैसे पढ़ूंगा। हाँ, मतलब एक एक्सक्यूज मिल गया। हाँ, एक्सक्यूज मिल गया। फिर मैंने देखा कि 10th एग्जाम में मेरा 2nd डिवीजन हो गया, जो कभी मैं भी खुद नहीं सोचा था कि 2nd डिवीजन मेरा इतना गंदा मार्क आएगा। उसके बाद मतलब मुझे जो सुनना मिला पब्लिक से भी, जो भी दोस्त से भी, जो भी देखे मुझे अलग नजरिया से देखे कि कहाँ देखो इसका भाई लोग इतना ब्राइट स्टूडेंट है और ये कैसा निकला। और मेरा ये भी था, मैं घर से सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला इंसान नहीं था, घर में छोटा था, तो हर चीज में मुझे सब अच्छा चाहिए होता था। घर में पैसा नहीं था, फिर भी मम्मी पापा जो होता था, एक चॉकलेट भी खरीदने के लिए 10 रुपया का उतना हम मतलब हमको अच्छा नहीं लगता था उतना हम खर्चा करें, क्योंकि ऐसा फाइनेंशियल भी हम लोग उतना स्ट्रांग नहीं थे उस टाइम में। जब मैं खुद को फील किया, जब मुझे कोई सामने में ऐसे बोले कि मैं खुद को, फिर मैं फील हुआ कि मुझे कुछ करना है, वो मुझे ईगो हर्ट हो जाता है, ऐसा कुछ सिचुएशन आया। तो मैं जब +2 में मेरा एक कॉलेज था दिगो पांडी, मतलब पदनापुर के पास, मुझे घर में पता था कि इसको कहीं अच्छा मार्क लाएगा कोई अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, मगर 2nd डिवीजन में साइंस लेना, उस टाइम में तो लोग बोलते थे कि 2nd डिवीजन हुआ तो आर्ट्स ही ले लो, साइंस तुम कर नहीं पाओगे। मतलब आपके परसेंटेज पे आपका फ्यूचर नापा जाता। हाँ, मैं तो मगर घर में बिलीव था कि नहीं मेरा बच्चा कर सकता है, पोटेंशियल उनको पता था। हाँ। फिर भी मैं जब एक कॉलेज में ज्वाइन किया, वो एक ट्यूशन में भी ज्वाइन किया, वो कॉलेज में ही अकेला बंदा था जो 2nd डिवीजन वाला था टोटल कॉलेज में। अच्छा। तो जब टारगेट से तो सेट होता था एक मतलब कुछ मार्क्स एक इंस्टीट्यूट में कि हम लोग का एग्जाम होता था, सबको एक दिया जाता है तुम इतना मार्क लाना पड़ेगा, मुझे सबसे कम दिया जाता था कि मैं 2nd डिवीजन। अच्छा अच्छा। तो जब मम्मी पापा एक बार टारगेट भी आपके पास्ट के अकॉर्डिंग सेट किया जाता सेट होता था। फिर मेरा मम्मी पापा ने एक बार मेरा सर को पूछे, +2 का सर को, कि सर मेरा बेटा मतलब कुछ अच्छा करेगा तो मतलब मोर देन 80% लाएगा तो +2 से, तो सर ने और क्या बोलेंगे, ऐसे मुस्कुरा दे, बोले कि क्या बोले, अगर पास और 2nd डिवीजन हो जाए तो हम भी बहुत खुश होंगे। खुश होना चाहिए आपको, क्योंकि वो 2nd डिवीजन है फिर भी सांस लेके लिया है साइंस। तो उस टाइम में मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे पास पोटेंशियल है, मुझे खुद पता है कि मैं अगर चाहूंगा तो कर सकता हूँ। तो उस टाइम में मैं ऐसा माइंडसेट किया कि नहीं, मुझे मेरे लिए कुछ करना है। एक ईगो बोला हॉट हुआ कि नहीं मैं कर नहीं पाता हूँ। उस टाइम में मैं थोड़ा एफर्ट दिया, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सीरियसली लिया पढ़ाई के लिए।
उस टाइम ऐसा किया कि मैं क्लास में हमेशा टॉप रहा। मतलब वो लोग जो टीचर्स बोलते थे सेकेंड डिवीजन हो नहीं पाएगा, सडन मतलब 1 महीना के अंदर मेरा हर चीज में मैं टॉप रहा, कॉलेज में मतलब ट्यूशन में, तो सबको ही मेरा उस टाइम में मुंह पे भी तारीफ करने लगी, भाई ये करता कैसे, मतलब मगर मैं इतना भी एफर्ट नहीं दिया था कि मैं कर नहीं पाऊंगा। उस टाइम में मुझे लगा कि अंदर एक अच्छा पोटेंशियल है, मैं मगर हम लोग उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते कि हम डिमोटिवेट हो जा रहे थे मेरा। तो वो ऐसा एक टर्निंग पॉइंट। बहुत बार ऐसा भी होता है सर कि मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसा मिलता नहीं कि जो आपको मोटिवेट करे कि यस यू हैव अ पोटेंशियल, यू कैन डू दिस। इसलिए कोई नेगेटिव फीडबैक देना जरूरी है एक लाइफ में। मेरा लाइफ में बहुत सारा इंसिडेंट ऐसे हुआ है कि मैं जो चीज मेरा सबसे नेगेटिव सोचता था उसी को ही बहुत पॉजिटिव में मैं कन्वर्ट किया हूँ। जैसे मैं उस टाइम में जैसे एक सब्जेक्ट होता था, वो एक सब्जेक्ट जो किसी को बहुत डिफिकल्ट लगता था लोगों को, तो मैं मेरा भाई लोग से पहले पूछ लेता, वो लोग तो बहुत होनहार स्टूडेंट थे, उनसे सोच के मैं फिर उसको टीचर लोग को उस पढ़ाता था कि मतलब ये ऐसे हो सकता है। अच्छा। तो ऐसे एक मेरा +2 में भी मतलब वो इंस्टीट्यूट में मैं टॉपर रहा और अच्छा भी किया उसमें। फिर भी कहीं ना कहीं मुझे आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्चर तो नहीं बोलूँ, मुझे इंजीनियरिंग में कम इंटरेस्ट था, मुझे कुछ डिफरेंट करना था। मैं तो आ गया, साइंस ले गया। फिर उसके बाद मैं एंट्रेंस एग्जाम देने गया, तब एक ऑप्शन मिला कि आर्किटेक्ट का, एक फॉर्म फिलअप में आ गया। इंजीनियरिंग के साथ एक आर्किटेक्चर वार्ड मिला। आर्किटेक्चर में आर्ट जो मतलब एक चीज छुपा हुआ है, मुझे जो आपका पैशन था, मुझे लगा कि इस तो कुछ तो होगा इसमें। मेरा मन था कि मैं कुछ भी एक आर्ट कॉलेज में पढ़ लूँ, कुछ ड्राइंग कर लूँ, नहीं तो फैशन डिजाइन में चला जाऊँ, कुछ भी क्रिएटिव चाहिए। मुझे ऐसे नॉर्मल, मतलब मुझे ऐसा नहीं कि मुझे ज्यादा कमाना मेरा शौक था, मुझे मेरा पैशन जो हो उसी चीज को करना बहुत पसंद था। मुझे जो भी करूँ खुद को अच्छा फील हो, उसको आगे बढ़ाया जाए। जैसे उसमें आर्किटेक्चर के बारे में फिर मैं रिसर्च किया, क्या है, पूछा बहुत जन से। तो उस टाइम में आर्किटेक्चर का उतना क्रेज नहीं था, बहुत कम। अगर आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो आपको मैक्सिमम 5-6 हज़ार सैलरी मिलता था अगर पास आउट होने के बाद। अच्छा। और हमारा पास आउट ईयर क्या है? पास आउट 2010 में बताता हूँ। जैसे उस टाइम में घर में स्ट्रिक्ट मुझे इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि भाई लोग ऑलरेडी अच्छा कॉलेज में पढ़े थे। एक जन भाई मेडिकल, एक जन इंजीनियरिंग NIT पास आउट। तो मुझे बोला गया था कि तू जो करना है कर, मगर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि तुझे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। अगर तू करना है तो पढ़, नहीं तो दुकान में बैठना है तो बैठ, कुछ भी एक ही ऑप्शन तेरे पास है। तो मैं देखा था गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए तो आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। और आर्किटेक्चर तब एक ही कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में था, CET भुवनेश्वर, तो मैं 20 सीट था उसमें। हाँ। तो उसमें मैं एंट्रेंस दिया, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, CET, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो मैं बोलूँगा वो मेरा लाइफ का सबसे खुशी का पल था जब मैं कॉलेज में एडमिशन मिला मुझे, कि वो मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम था। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं कॉलेज तक जाऊँ, कि मतलब एक इंजीनियरिंग भी पढ़ूँ, मेरा वो ड्रीम में नहीं था। कि मैं हमेशा एक मेरा नेगेटिव ये रहा कि मैं थोड़ा खुद को कम ही एस्टिमेट करता रहा, कि मतलब जब सामने में कुछ पढ़ता, लोगों से ही मैं मोटिवेट होता। कोई सामने वाला जब बोलते हैं कि नहीं आप तुम कर सकते हो, तो इसीलिए मैं हमेशा, कोई भी एक बच्चा भी आके मुझे कुछ बोले, मैं हमेशा सुनता हूँ उसके सामने वाला, उसको इज्जत देता हूँ, कुछ तो बोल रहा है। तो फिर मैं कॉलेज में CET में एडमिशन लिया। फिर कॉलेज में ये था कि हमारा तो एडमिशन का फीस बहुत कम था, तो भाई ने मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मेरा बड़े भाई उस टाइम जॉब शुरू कर दिए थे, तो उसमें एडमिशन का फीस वगैरह के लिए वो एडजस्ट हो गया कि 12,000 हमारा लगता था उस टाइम में 6 महीना में। मगर उसके बाद आर्किटेक्चर में बहुत खर्चा होता है, जैसे ड्राइंग शीट खरीदना, आपको केस स्टडीज करना, एक प्रोजेक्ट मिला तो उसको जाके उसके बारे में समझना, नया नया सिटीज में जाके उसको एक्सप्लोर करना, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो मैं तो उतना हाई फाई बैकग्राउंड फैमिली से नहीं था। तो उस टाइम में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला कि हम लोग को सीनियर से पता चला कि हम भी इनकम कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ईयर से ही मेरा जॉब ज्वाइन करना शुरू कर दिया, पार्ट टाइम जॉब। यहाँ से कॉलेज से आता था, फिर सेकेंड हाफ में मैं चला जाता था ऑफिस चला जाता था। तो वो यहाँ पे आप जॉब कर रहे थे, जहाँ मेरा पार्ट टाइम जॉब चल रहा था, उसमें क्या मुझे यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज। अच्छा, तो फिर आप जो जॉब करने जाते थे ड्यूरिंग द स्टडी, तो मतलब वो मजबूरी में जाते थे क्योंकि बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं था, या फिर वो पैशन था कि मुझे करना है? कि मुझे पैसा चाहिए था, क्योंकि अगर हम कुछ भी करेंगे तो बिना पैसा में कुछ हो नहीं सकता है। सही बात है।
और सीखने का बहुत मन था। मुझे सीखने का हमेशा, अभी भी मैं सीखने के लिए बहुत, कभी ना कुछ फ्री होता तो कुछ सीखने का मन होता है, और डिफरेंट चीजें सीखने का मन होता है। अच्छा। तो वो दो मेरा वो विन विन सिचुएशन था, एक सीखने के लिए मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। अच्छा। सीखने में मिलेगा, पैसा मिलेगा, उससे बढ़िया ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? मेरा भाई का एक दोस्त है नारायण त्रिपाठी और सपना दत्त आंटी, मैं दोनों को मैं गुरु मानता हूँ। जो मैं वहीं से मेरा सफर शुरू हुआ है आर्किटेक्चर का, मतलब स्टडी और लर्निंग। तो वहीं पे मैं सीखना शुरू किया, कुछ करना शुरू किया, तो वहीं पे भी मुझे अप्रिसिएशन मिला, मोटिवेशन मिला। तो 4-5 साल में एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर लिया। फिर जब पास 5th ईयर में मेरा जो, मैं फिर गया दिल्ली गया मेरा ट्रेनिंग के लिए, हम लोग का 6 मंथ इंटर्नशिप होता था। तब भी मुझे लगता था कि मैं मतलब उस करियर का जर्नी में भी 5 साल में भी बहुत कुछ अच्छा किया हूँ स्टडीज में। अच्छा इन द सेंस मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद था, तो कभी कभी बहुत क्लास में टॉपर भी रहा हूँ डिज़ाइन में, तो मोटिवेशन मिलता रहा। तो उसके बाद मेरा जर्नी चला गया जॉब के प्रति, जो दिल्ली में चला गया। दिल्ली में मेरा 6 मंथ का ट्रेनिंग। अच्छा, अकॉर्डिंग टू योर जर्नी, क्या ये ज़रूरी है कि डिग्री एंड मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर जो पैसन है उसके बलबूते आप ज़िंदगी में वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं? एज पर माई एक्सपीरियंस मैं ये बोलना चाहूँगा, जब तक आपका जो पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं तो एक ऊंचाई आप छू सकते हैं, क्योंकि आपका जो उसमें इंटरेस्ट है उसमें बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि उसमें आपको नहीं लगेगा कि आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेसफुल काम कर रहे हैं, आपको एंजॉय करेंगे, आपका काम ही आप एंजॉय करेंगे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो पसंद है अगर उसको आप प्रोफेशन बनाते हो उसमें बहुत आगे जाएंगे। अभी मैं ये बोलूँगा डिग्री और मतलब डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स, जैसे हमारा आर्किटेक्चर प्रोफेशन में डिग्री तो चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारा साइन का वैल्यू नहीं होगा। और मार्क्स का अगर मैं बोलूँ एज ए प्रोफेशन, आप अगर आर्किटेक्चर को करना चाहते हैं तो मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप क्रिएटिव है, आप अच्छा डिज़ाइन करते हैं, उसमें मार्क्स थोड़ा कम आए चलेगा, मगर आप क्रिएटिव होना चाहिए और डिज़ाइन अच्छा करना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे कोई, हम लोग जब हायर करते हैं बंदे मतलब आर्किटेक्ट का, हम देखते हैं वो क्या काम कर सकते हैं, उसका पोर्टफोलियो देखते हैं, वो कितना मार्क लाए। मैं तो आज तक किसी का देखा नहीं कितना मार्क लाए, वो पास आउट हो गया, वो आर्किटेक्ट है ठीक है, मगर हम लोग देखते हैं वो कैसा कितना क्रिएटिव है। तो वही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। अगर एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप कोई टीचर बनेंगे, कोई प्रोफेसर बनेंगे, तब मार्क का जरूरत है, क्योंकि आपको हायर स्टडी में जाना है। ओके। तो सर ये बिजनेस का दिमाग में कब आया कि खुद का बिजनेस करते हैं, कैसे स्टार्ट किए? ऐसे ये भी यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ मेरा विज़न बहुत कम ही रहता है। जैसे मैं पढ़ना मिल गया तो मेरे लिए बड़ा बात था, फिर वही चाहता था कि एक जॉब मिल जाए, मेरे लिए वो बड़ा बात है। फिर जब जॉब शुरू किया, मैं बैंगलोर गया था एक फार्म में, अच्छा फार्म में, एक रिनाउंड फार्म में जॉब कर रहा था। मगर मैं जब जॉब में देखा कि इतना स्ट्रेसफुल होता था मेरा वो जॉब में, मैं सुबह 8 बजे निकलता था घर में, पूरा रात भर काम करता था, फिर नेक्स्ट डे 4 बजे आता था, फिर खाना खा के फिर कभी कभी फिर रात को निकल जाता था, क्योंकि वहाँ पे जितना वर्क कल्चर था उस ऑफिस में, बहुत सारा काम का टारगेट सेट किया जाता है। अगर आप इतना टाइम लाइन में आपको कंप्लीट करना है, आप अगर नहीं कर पा रहे तो रात को कीजिए, कैसे कीजिए हमको पता नहीं, मगर आपको टास्क कंप्लीट करना है। तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मुझे एक ऑफिस शुरू कर सकता हूँ, तो उसमें मेरा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था ऑफिस करने का, क्योंकि जर्नी स्टार्ट ही हुआ था। तब उसी टाइम मेरा एक दोस्त भी बोल सकते हैं, मेरा कॉलीग आर्किटेक्ट थे, जो कि हमारा बचपन का दोस्त, मतलब कॉलेज टाइम में दोस्त थे। उसी टाइम में वो यहाँ पे मतलब बिजनेस करने का ट्राई कर रहा था, तब हम लोग का एक अच्छा दोस्ती था, तो मतलब उसी टाइम में वो एक कुछ अपॉर्चुनिटी मिला, भुवनेश्वर आके भी हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं देखा कि यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो जिस ऑफिस के लिए, वहाँ पे तो सीख रहे हैं, मगर खुद का एक सेटिस्फेक्शन नहीं लगता था कि हम कुछ खुद का कर रहे हैं, खुद का मतलब जो क्रिएटिविटी हम खुद देख पा रहे हैं मार्केट में, हमारा बिल्डिंग्स आ पाएगा। वो भी एक सब आर्किटेक्ट का एक सपना होता है कि खुद का काम कैसे मार्केट में दिखे। सही बात है। तो एक अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैं ट्राई किया, जो भी था 1 साल में वहीं पे जॉब करके मैं भुवनेश्वर वापस आया। तो एक हम छोटा सा कमरे से एक छोटा सा रूम था, उसमें हम लोग शुरू किए थे। तो उसमें भी कुछ 1 साल में बहुत कुछ हम करना शुरू किए, फिर कुछ अप्स एंड डाउन्स आया जो कि मुझे वो छोड़ना पड़ा। तो मुझे फिर एक इतना ब्रेकडाउन, उसी टाइम का मेरा टर्निंग पॉइंट रहा कि मैं बहुत ब्रेक हो गया कि मैं लाइफ में फिर मुझे लगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं फिर सोचा कि नहीं, जॉब ही बेटर है, कुछ तो कमा लूँ, कितना टेंशन नहीं ले सकता। तो फिर
मेरा भाई और वो बहुत सपोर्ट किए, वो बोले कि नहीं तुझे जो पसंद है तू कर, हम लोग है। उतना बोलना भी बड़ा बात होता था। और वो हमेशा मेरा फैमिली मुझे सपोर्ट किए हैं। जो मेरा वाइफ है वो भी मेरा मतलब फर्स्ट लव है, जिसको मैं शादी किया हूँ, तो वो भी बहुत सपोर्ट की। उसी टाइम में हाँ लव मैरिज हुआ था। तो उसी टाइम में फिर मैं यहाँ पे एक ऑफिस ज्वाइन किया। अच्छा तो ये कहना गलत नहीं है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। नहीं, गलत नहीं होगा, क्योंकि महिला का भी सपोर्ट के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा भी वही मानना है, क्योंकि एक इमोशनल सपोर्ट भी जरूरत है एक ब्रेक पॉइंट में। तो उसी टाइम में मैं एक ऑफिस ज्वाइन किया। जैसे फिर वहीं पे मेरा सफ़र शुरू हुआ एज ए आर्किटेक्ट। फिर वहीं पे मुझे हमेशा मेरा लाइफ में ऐसे लगता है कि मेरे पास जो भी आता है एज ए फ्रेंड कलीग, सबको एक अच्छा एनवायरनमेंट मेरे से आता है, सबको ही वेल कनेक्टेड होते हैं मेरे पे, सबको ही का एक आशीर्वाद रहता है। वो वाइब्स आप में है कि लोग आपसे कनेक्ट पता नहीं क्या है, पता नहीं। मेरे जैसे कॉलेज में भी जैसे +2 का भी सारे लोग अभी तक टच में हैं। जो भी जहाँ पे भी मेरा अभी ऑफिस का कलीग लोग भी वो हमेशा सोचते हैं कि मेरा कैसे अच्छा हो। वो एक आशीर्वाद भगवान का है, दोस्त लोग का है, सबका सपोर्ट है। तो वो लोग ही मुझे बोले तो क्यों खुद नहीं कर रहा है। मैं बोला मुझे पता नहीं कैसे करना है, मैं सब नहीं कर पाऊंगा। तो वो लोग मुझे मोटिवेट जब किए, मैं फिर क्या एक साल जॉब करने के बाद एक मेरा रेसिडेंशियल जो रेंटेड प्लेस था हमारा, उसका ड्राइंग रूम को पहले का ऑफिस बनाया मैं। उसी थ्रू से ही हम लोग घर जाते थे आते थे, वही ड्राइंग रूम को पहले ऑफिस बनाया। और मैं जॉब भी करता था, क्योंकि कॉमन रास्ता था आपके घर जाने का भी, ऑफिस एक ही रास्ता था हमारा। अच्छा। तो मैं ऑफिस में भी वहाँ जॉब कर रहा था, ऑफिस भी छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि सेटल तो हो जाओ उसके बाद ऑफिस छोड़ूंगा। फिर धीरे धीरे हमारा वो 2-3 महीना में मेरा जो क्लाइंट्स थे वो मतलब बहुत खुश थे मेरा काम से। तो वो खुद ही मुझे एक के बाद एक काम देने लगे। मैं फिर एक धीरे से एक एम्प्लॉय स्टार्टिंग फर्स्ट एम्प्लॉय में हायर किया। तो उसके बाद मैं वहाँ से भी जॉब करता था, आके रात को काम करता था। तो वैसे ही सफर में 1 साल में मैं यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ गया मेरा सैलरी से तो मुझे देना ज़्यादा पड़ रहा था। तो मैं एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अभी खुद का शुरू करना है। तो 2013 में मेरा खुद का स्टार्ट करने का मेरा सफ़र शुरू हुआ। 2014 में मेरा शादी हुआ। तो उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था। मेरा वाइफ तो लव मैरिज था, तो उसका कुछ इशू नहीं था, सेटल हो ना हो। तो वो मेरा एक ब्लेसिंग है कि मुझे वो सब देखना नहीं पड़ा कि कितना सेटल हुआ हो क्या नहीं। उसके बाद मैं मतलब वो क्या एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं था। हाँ, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं था कि कोई फैमिली का बर्डन मुझे बोले कि तुझे इतना कमाना है, ये करना है। तू जो सबको ही फ्री छोड़े कि मैं घर का छोटा था, सबको सपोर्ट करते, तो तुझे जो मन है तू कर। कोई मुझे रोक टोक नहीं था, क्योंकि बचपन से मैं थोड़ा शौकीला आदमी था। मगर पैसा तो घर में ज़्यादा नहीं था, मगर जो है मेरा जो चाहिए प्रीमियम चाहिए था। मतलब जो भी करता था वो मुझे सबसे अच्छा चाहिए। मगर विजन नहीं था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मतलब जो है जितना है और उसका बेस्ट चाहिए। तो वहीं से शुरू हुआ मेरा सफर, मतलब एज ए बिजनेसमैन। 2-3 साल के अंदर मेरा मतलब क्लाइंट जो थे 1 से लेके 200 तक पहुंच गया। तो बहुत अच्छा सफर। और मैं एक बोलना चाहूंगा, मैं जब बचपन से लेके जो भी एक मोमेंट में बढ़ता गया, मैं हर चीज को मेरा बेस्ट मोमेंट सोचता था। मैं सोचता था कि यही है मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट है। मतलब एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया, मैं इतना खुश था कि मैं इससे बेटर वो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं इतना खुश था। एक जॉब मिल गया छोटा सा, उसमें भी बहुत खुश था। जो है उसमें खुशी ढूंढ लेना। हाँ, वो ढूंढ लेना नहीं, मैं अंदर से मेरा कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था लाइफ से। तो मुझे जो मिलता था मैं मोर देन एक्सपेक्टेशन में अचीव कर रहा था। क्योंकि ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा तो आपको दुख किसी का है, किस चीज के लिए दुख है। मेरा हमेशा प्रॉब्लम वाले सिचुएशन से सीधा उठ करके वो सब मिलना जो वही बड़ा बात है, वो बड़ा बात है। तो मेरा भी ये रखता है, जैसे कि हम लोग जहाँ पे भी लीडरशिप में सुनते हैं कि विजन रहना चाहिए, टारगेट सेट रहना चाहिए। मगर मेरा लाइफ में मैं वो किया नहीं हूँ ज्यादा, मगर करना जरूरी है। मगर काम मेरा ये बिलीव है, अगर हम डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सफलता अपने आप आ जाए। बिल्कुल ये तो सच है। अच्छा, बेसिकली जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉब्लम तो बहुत सारी आई होंगी आपके लाइफ में। कभी क्लाइंट का इशूज, कभी मैन पावर का इशूज, कभी बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा है जो आपको मानसिक रूप से कहीं ना कहीं हैम्पर करता होगा। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना, तो वो इन द बिगिनिंग, क्योंकि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे पता है वो प्रॉब्लम सारे के जीवन में आती है। उसको कैसे आप पार करते गए? क्योंकि मेरा जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, एक्सपेक्टेशन मेरा ज़्यादा नहीं था। तो मैं जो चीज़ भी जितना मिलता था, मेरा ये मानना है अगर
कहीं क्लाइंट से पैसा नहीं मिला, किसी से प्रॉब्लम हुआ, मैं पहले जाके सॉरी बोल देता हूँ। मेरा ये क्या कहते हैं, मेरा गलती हो सामने वाला का गलती हो, मैं किसी के साथ रिलेशन खराब करना मुझे पसंद नहीं, और मैं रात को सो नहीं पाऊंगा अगर किसी का, तो मेरा भी गलती हो सामने वाला का गलती हो। तो मैं हमेशा चाहता था सब मेरे साथ अच्छा हो, सबको ही मेरे साथ अच्छा बॉन्डिंग हो। अगर हम तो कुछ लेके आए नहीं, कुछ लेके जाने वाले नहीं, स्ट्रेस किस बात का, जो है जिस टाइम में है वो तो भगवान का दिया हुआ सबसे बेस्ट है। सही बात। तो मैं हर चीज को एंजॉय करते हुए चला, मतलब कुछ भी स्ट्रेस होता था तो वाइफ है जो बोलता था क्या है, वो वाइफ का भी कुछ डिमांड ही नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, फैमिली में कोई डिमांड नहीं, ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं इंडिपेंडेंट फ्री होकर के काम करना वो सबसे अच्छा लगता था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स को मैं प्रॉब्लम समझता नहीं था, उसको हम लर्निंग सोचता था मैं कि ये चीज में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो हम इसको कैसे बेटर कि नेक्स्ट ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं इसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेके हम सोचते थे कि इसको कैसे बेटर किया जा सकता है, वो एक लर्निंग का प्रोसेस समझता था। उसके बाद मैं एक रेंटेड प्लेस से एक खुद का फ्लैट में ऑफिस शिफ्ट किया 4-5 साल में अंदर, फिर एक ज़मीन लेके हम लोग अभी शिफ्ट किए, अभी खुद का घर बनाए और ऑफिस एक बनाए। तो हमारा जैसे एक प्रोजेक्ट से मोर देन 600 प्रोजेक्ट हम भुवनेश्वर में कंप्लीट कर चुके हैं, और बहुत सारा हमारा एम्प्लॉय जो हमारे पास थे जो भी आर्किटेक्ट, अभी वो हमारा ऑफिस से मतलब वो खुद भी एक अच्छा आर्किटेक्ट बने हैं, वो भी एक अच्छा लीडर बने। एक लीडर का यही चाहते हैं कि कोई हमारे से जो निकले वो भी एक बेटर लीडर है। हाँ। वो तब भी खुशी होता है कि हम एक लीडर का वही सच्चा पहचान है कि आप अपने साथ कितना लीडर क्रिएट कर सकते हैं। तो सब कोई इन्वायरमेंट अच्छा चल रहा है। तो अभी हम लोग ने अभी जैसे अब बताएंगे कि मैं अभी JCI का जर्नी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये जर्नी में मैं हमेशा जो नहीं चाहता था कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, मोर देन एक्सपेक्टेशन मुझे मिला है। क्योंकि मैं हमेशा मुझे ये चाहिए कि खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मुझे मतलब ये बनना वो बनना, मुझे थोड़ा वो विजन से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। अपॉर्चुनिटी आता रहा मैं करता रहा, मैं ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी दूर भागता रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं कि मुझे वो चाहिए बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो दुख उसी में। मेरा विजन मतलब ऐसे ही मेरा मम्मी लोग और सब ओम शांति ओम मैं सुनता हूँ, जबकि लाइफ में कुछ नहीं, शांति ही सबसे। एक्सपेक्टेशन आपको दुख पहुंचाता है, अल्टीमेट एंडिंग यही होता है लाइफ का कि आप जितना एक्सपेक्टेशन करते हैं, आप जितना उम्मीद करते हैं, खुशी आपसे उतना दूर जाता है। आपका अगर एक्सपेक्टेशन कम है तो आपको लगेगा कि 2 है तो मुझे अगर 2 मिला मतलब कि मैं वो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मेरे लिए खुशी वाला पल है। आपने 2 का उम्मीद किया, आपको 3 मिला। हाँ, वही हमेशा ऐसे ही आपके साथ तो बेसिकली वैसा ही होता गया, क्योंकि मैं सोचता ही नहीं हूँ ज्यादा। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, एक मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हम जब आपस में बैठते हैं ना, मतलब हम JCI के फैमिली जब आपस में बैठते हैं तो हम जब आपके बारे में चर्चा होता है तो वहाँ पे ये बोला था, अच्छा वो रेंज रोवर वाले भैया वो आपका वो उस नाम से हम आपको जानते हैं, क्योंकि हर इंसान का एक सपना है कि उसके पास खुद का एक बहुत लग्जरी गाड़ी हो। सबके पास गाड़ी है, सब ठीक ठाक लाइफ जी रहा है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन होता है, एक आदमी वो उम्मीद करता है। और जैसा आप बोल रहे हैं कि आपने कभी उम्मीद नहीं किया कि मुझे यही चाहिए, फिर भी आपको वो मिला, वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, मैं कभी भी लोग बोलते हैं कि मेरा ड्रीम कार है, मैं सच बताता हूँ मेरा ऐसे कभी ड्रीम कार कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ लाइफ में कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा। वो कार भी आया तो क्या, मुझे जब कार खरीदने का मौका मिला, मेरा पैसा मेरे पास जितना है मैं उसके हिसाब से सोचता हूँ मुझे क्या करना है। तो मैं देखा मुझे तो जो है मुझे बेस्ट चाहिए होता है, जितना कैपेबल है उससे बेस्ट चाहिए। तो अगर लेना है तो गाड़ी क्यों अच्छा नहीं ले, जिंदगी जिया जाए तो करंट पल को जिया जाए। अगर और 2 घर बना देंगे, मगर कल जिंदा है कि नहीं किसको पता है। सोसाइटी के लिए भी कुछ करें, फैमिली के लिए भी कुछ करें, खुद भी जो चाहिए वो करंट सिचुएशन को जिया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा, उसी हिसाब से जो एक मन हुआ, जब जो मन हुआ मैं कर लेता हूँ बिना झिझक से। आपने भी JCI का बात छेड़ा, मेरा वो अगला क्वेश्चन भी था, JCI में आप कब से हैं? हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं JCI से बहुत दिन से हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 8 साल के ऊपर हुआ हो, मगर कभी उतना एक्टिव नहीं था मैं JCI में। मैं JCI में एक ज्वाइन किया था, ऐसे ही मेरा एक क्लाइंट थे, वो एक दिन खींच के ले गए कि बोल चलो एक संस्था है जो कि आपको मिलाना है। क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं कहीं पे किसी से मिल नहीं पाता था, ज़्यादा बात नहीं करता था। वो खुद बोले कि तुम आओ, एक अच्छा संस्था है, वहाँ पे लोगों से मिलोगे। किस साल का बात है ये?
ये हो गया 2018 16 आई थिंक मुझे 10 साल हो गया। 10 साल हो गए 2016, 10 साल हो गया। अच्छा, तो अच्छा। उसी टाइम में मैं गया था, एक मीटिंग अटेंड किया, और वहाँ पे जब देखा कि मीटिंग का डेकोरम वो सब देखा, बहुत पसंद आया। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे कोई सामने वाला कुछ अच्छा चीज़ बोलता है ना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको। तो मैं चला गया उधर, मैं देखा अच्छा है, उसमें सीखने के लिए मिलेगा। फिर वही काम में बिजी, इसमें बिजी, और उस टाइम जैसे जस्ट ग्रो कर रहा था, इतना ब्रॉड मतलब बड़ा हुआ नहीं था। तो मैं कुछ भी, अगर कोई फोन करते थे कि जैसे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये है, तो आप भी जब प्रेसिडेंट थे जब बोलते थे कि ट्रेनिंग है, तब मैं जाता था कि नहीं ट्रेनिंग है तो वो सीखने के लिए मिलेगा। हाँ, मैं आपको लगभग सारे ट्रेनिंग में देखा हूँ। हाँ, क्योंकि अच्छा मुझे हमेशा एक सीखने का एक जुनून रहता है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे भी आप बोलते हैं कि आप सक्सेसफुल आर्किटेक्ट है, मैं अंदर से बोलूंगा तो मुझे लगता है कि मेरा स्टार्टिंग फेज है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। क्योंकि बहुत है, हम देखते हैं कि लोग क्या क्या मतलब अचीवमेंट है लोगों का, बहुत कुछ सीखने को है। हम तो अभी शुरुआत है हमारा। तो एक लर्निंग ऐसा प्रोसेस है, जितना अभी मैं रिसेंटली अभी 1 साल हुआ, मैं मेरा मास्टर डिग्री अर्बन डिजाइन में किट में किया, अच्छा। और कंप्लीट किया हूँ। तो अभी 1 साल ही हुआ है वो complete। अच्छा। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं भी कुछ ना कुछ, मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, मैं वास्तु भी सीखता हूँ, जो लीजर टाइम में कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे उसमें पैसा कमाना है, मुझे एक हॉबी है कि मुझे कुछ नया चीज़ सीखना है। तो जैसे का मैं वही बोलूँगा, जो लास्ट जैसे 10 साल हुआ जैसे का, जैसे ग्रोथ में देख रहा हूँ। जैसे इस साल मैं प्रेसिडेंट बनना मेरा सौभाग्य है कि जब मुझे प्रेसिडेंट बोलने के लिए आप भी बोले थे, बहुत जन बोले थे, मैं चुप रहा था कि नहीं मुझे नहीं प्रेसिडेंट बनना है, मैं नहीं कर पाऊँ। हमेशा एक रहता है कि डर रहता है कि स्टेज फियर मेरा बहुत एक प्रॉब्लम है। हमेशा मुझे कोई आर्किटेक्चर संस्था में भी कोई मुझे बुलाते हैं कि आप आइए, एक जो पैनल डिस्कशन होता है, तो बेटे मैं हमेशा छुपता था, नहीं नहीं मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। तो एक ऐसा एक भय रह जाता था। तो इस बार में क्या हुआ, जैसे हमारा पीजेडपी सर, श्रीनिवास वेलूरी सर मुझे फोन किए, उनका फोन तो मैं टाल नहीं सकता, फिर उठाया। सर ने मुझे समझाया, आप जिस किस को डरते हैं ना, वही जैसे ही सिखाता है। बिल्कुल। तो वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि एक चीज लगा कि नहीं, वो बोले कि मैं भी खुद नहीं बोलता था, आज मैं कहा हूँ। तो मुझे बहुत वो चीज मोटिवेट हुआ कि नहीं कुछ करना है, ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या बुरा है? अगर इतना मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सामने वाला के ऊपर मेरे पे कॉन्फिडेंस है, तो उसको अगर मेरे सीखने का एक जरिया है तो सीखते हैं, एक मौका दिया जाए। तो सबसे बेस्ट पार्ट था कि मेरा टर्निंग पॉइंट में जब प्रेसिडेंशियल एकेडमी गया, सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। प्रेसिडेंशियल एकेडमी के बारे में थोड़ा बताइए कि ये क्या है एक्चुअली, ये लोग जानना चाहेंगे। प्रेसिडेंशियल एकेडमी वही मुझे भी तब बताया गया था, अगर आप प्रेसिडेंट नहीं बनोगे कभी भी ये अटेंड नहीं कर पाओगे। और ये एक इतना दमदार ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, सारे प्रेसिडेंट आते हैं 2-3 जोन का। जैसे हमारे वहाँ मोर देन 80 प्रेसिडेंट थे। तो प्रेसिडेंट मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी उसमें ऑलरेडी होता है। नहीं, 100+ प्रेसिडेंट, 100+ प्रेसिडेंट होता है, अलग अलग सिटीज में होता है। तो वो लोग को मतलब एक जगह पे वो लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। वो ट्रेनिंग में तुम कैसे बेहतरीन लीडर बनोगे, लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे, तुम कैसे हमारा फैमिली के साथ, बिजनेस के साथ जेसीआई को कैसे तुम आगे लाओगे, और जेसीआई में एक लीडरशिप का क्या महत्व होता है, लीडरशिप क्या होता है। तब मैं जब गया वहाँ पे देखा इतना एनर्जी है वहाँ पे। मैं हमेशा रहता था, मैं कहीं जाता था तो मैं पीछे बैठता था, सुनता था। मैं आपको 2 साल पहले तक देखा हूँ, पिछले साल तक देखा हूँ वहाँ पे। मगर जब सेशन शुरू हुआ स्टार्टिंग डे से 10 मिनट बाद ही मुझे ऐसे फील हुआ कि नहीं मैं आगे बैठूं, मैं भी जाके स्टेज में बोलूं। ऐसा एनर्जी था उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। वही ट्राई किया कि मैं कैसे बोलूं ज्यादा और कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करूं, जो कि विद इन हाफ एन आवर में खुद में फील किया कि मेरे में चेंजेस आ रहा है। जो चीज में पीछे जा रहा था, हमेशा वहीं पे ट्राई किया मैं कैसे लीड करूं, वहीं पे कैसे आगे जाके कुछ बोलूं। तो उस दौरान में 3 दिन में एज ए एक्टिव पार्टिसिपेशन में मेरा ब्रोंज मेडल मिला। वो मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात था कि जो मैं कुछ नहीं बोलता था, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट का अवार्ड मिलना एज ए ब्रोंज मेडल, वो भी एक मोटिवेशन है मेरे लिए कि एक अवार्ड बड़ा चीज नहीं है। अगर हमारा कैपेबिलिटी क्या है, जब तक हम लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो जानेंगे नहीं। ये जैसे ऐसा एक संस्था है, तुमको एक प्लेटफॉर्म देता है, तुम खुद को निखार सकते हो, तुम अंदर क्या है तुम खुद एक जज कर सकते हो खुद को, एक प्लेटफॉर्म मिलता है।
तो वो एक उसके बाद बेटर ही बेटर बनते जाओगे। तो उसके बाद मैं वहीं पे गया था कि एज ए प्रेसिडेंट मुझे जेसीआई के बारे में जानना है, आके कुछ एक टेन्योर को कैसे चला के एक साल मुझे अच्छे से चलाना है। ठीक ठाक मुझे पता नहीं था जेसीआई को कैसे किससे लेना है, तो लर्निंग के लिए। मगर वहां से जब मेरा 3 दिन खत्म हुआ, मेरा माइंडसेट विजन ये सेट हो गया, मुझे खाली चलाना नहीं है, मुझे इसको दौड़ाना है। मुझे चाहिए जेसीआई भुवनेश्वर बेस्ट लोन ऑफ द जोन, उसमें बहुत सारा अवार्ड किसे नेशनल लेवल में आए हमारा। तो मेरा एक ही विजन था। मैं आते ही मेरा सारे एलजीबी मेंबर को फोन किया, आपको भी थैंक यू बोलने के लिए एक बार फोन किया। तो इतना अच्छा फील हो रहा था कि मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है संस्था में जुड़ने के लिए। लोग तो बोलते हैं जेसीआई क्या है, मगर जो जिया है जेसीस वही बोल पाएगा कि जेसीआई क्या होता है। एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन को एक लीडर बना देता है, वो जेसीआई वही फैक्ट्री है उसका। तो उतना टाइम में मैं आके फिर यहाँ पे हम जो 2 महीना में हम जितना प्रोग्राम किए, आपको पता है बहुत सारा प्रोग्राम किए हैं, और 2 नया चैप्टर हम लोग खोले सबका सपोर्ट से। जैसे हमारे पास भुवनेश्वर में इतना अच्छा मेंबर्स है, इतना सीनियर्स, बहुत बढ़िया सीनियर्स है। फिर हम लोग का अभी जब लॉर्ड्स गए थे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हमारा 5 अवार्ड लेके आए, सबसे बेस्ट अवार्ड सब लेके आए, तो और मोटिवेशन मिला। और लास्ट मंथ हम जो टॉप ऑफ द जोन रहे हैं, जैसे भुवनेश्वर सबसे जेडपीआरपी पॉइंट में हमारा टॉप रहा है। अभी ऐसा मोटिवेशन है कि हम लोग को इसको बहुत आगे जाना है, लेके जाना है, वो जेसीआई को मतलब हर कोना में फैलाना है कि भुवनेश्वर में। क्योंकि जेसीआई एक ऐसा संस्था है, एक बिजनेस संस्था नहीं है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटी को कुछ देता है। अगर हम ले पाएंगे तो हमारा एक नेगेटिव है कि हम ले नहीं पा रहे। एज ए लीडर अगर हम उसको पहुंचाएंगे नहीं लोगों के, बस लोग लेंगे कैसे? सही बात। तो इतना ब्यूटीफुल संस्था है, हम बहुत संस्था में जुड़े हुए, मगर ये एक ही संस्था है जो खुद का डेवलपमेंट के लिए काम होता है। उसका खुद का डेवलपमेंट के बाद ही हम सोसाइटी को कैसे डेवलप करें। तो खुद का डेवलपमेंट एक जरूरी होता है। एज ए लीडर अगर हम बेटर खुद को नहीं बना पाएंगे तो सोसाइटी को क्या बेटर बना पाएंगे। इसके अलावा जेसीआई के अलावा आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस में? मैं बीएनआई में भी हूँ 5-6 साल में। बीएनआई और जेसीआई में डिफरेंस? देखिए, बीएनआई भी एक नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल बोलते हैं, वो एक प्योरली बिजनेस संस्था है जो जिसमें आपको बिजनेस कर मतलब नेटवर्क देता है, एक बड़ा नेटवर्क देता है। जैसे अपने बिजनेस को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे एक नेटवर्किंग के जरिए से, वो एक बेटर संस्था है। एक बेटर संस्था को ज्वाइन करने से पहले मैं ये बोलूँगा, बीएनआई में जितना बेनिफिट हम ले सकते हैं, मगर एज ए हम खुद को इतना ट्रेन नहीं कर पाते, उसका बेनिफिट ले नहीं पाते, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा जो भी होता है, मगर हम उतना ट्रेनिंग उसको जैसे एक संस्था की तुमको सिखाता है, तुमको ट्रेनिंग देता है, अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम सीखोगे, एज ए बेटर लीडर बनोगे, तो बीएनआई में तुम बेटर बिजनेस पा सकते हो। बिल्कुल। क्योंकि बिजनेसमैन होना मतलब तुम अच्छा कम्युनिकेट करना एक इंपॉर्टेंट चीज है। तुम अगर तुम्हारा बिजनेस को तुम सामने वालों को कम्युनिकेट नहीं करोगे, प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं करोगे, तुमको लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे बिजनेस देंगे? तो जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म में तुमको खुद को एक लीडर बनाता है। तुम यहाँ पे तुम लीडर बनने के बाद तुम जहाँ पे भी जाओ वहां राज करोगे। यहाँ पे ऐसा सिखाया जाता है जेसीआई में, तुम कैसे अच्छा इंसान बनोगे, तुम ऐसे अच्छा बिजनेसमैन बनोगे। इतना सारा ट्रेनिंग्स होता है यहाँ पे, जैसे कि एबल होता है, बिजनेस ट्रेनिंग होता है हम लोग का। जैसे अभी ईपीएस हम लोग का अभी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, जैसे 2 दिन का ट्रेनिंग में हम लोग खुद को कैसे चेंज कराएंगे, कैसे बोलना है, कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसा एक संस्था खुद को ट्रेनर भी बनाता है जेसीआई। तो हम ऐसा एक प्रोसीजर में 4 स्टेप जाएंगे। तो जैसे हमारा ईपीएस हो गया, स्पीच क्राफ्ट हो गया, जेटीडब्ल्यूएस, फिर एंट्रिपलिटी से आप एक ट्रेनर भी बन सकते हैं। तो ये एक ही संस्था है जिसको एक ट्रेनर यहीं पे प्रोडक्शन होता है, लोग वहां जाके दूसरा संस्था में ट्रेनर उसके बाद यूज करते हैं, मगर प्रोडक्शन यहीं पे होता है जेसीआई से। अच्छा, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना है क्योंकि सारे को खुश करना है। मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे कि मतलब जेसीआई का जो ग्रोथ है लास्ट 2 साल में जो ग्रोथ हुआ है, जैसे मैं मेरा पास्ट प्रेसिडेंट लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जेसीआई अभी बहुत विजिबल है हमारा भुवनेश्वर में, क्योंकि एक सडन ग्रोथ मिला है। हमारा पास्ट प्रेसिडेंट दिनेश बिंदल सर ने जब ज्वाइन किए थे एज ए प्रेसिडेंट, तब हमारा बहुत मेंबर्स का ग्रोथ मिला था, एक बूम मिला था जेसीआई को। फिर वहीं पे आप आए, आप जो लास्ट ईयर जितना प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैं तो जब मतलब एज ए प्रेसिडेंट जब मुझे बनने के लिए बोला गया, मैं तो डर गया कि अरे पुनीत साहब ने जितना प्रोजेक्ट किए तो मैं जिंदगी में कर ही नहीं पाऊंगा, इतना सारा प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करूंगा मेरा। सर, आप 1 महीने में जितना इवेंट्स और जितना रिकॉग्निशन आपने पाया है,
वी आर वेरी लकी कि आपके जैसा प्रेसिडेंट हमें मिले, नो डाउट एट ऑल। मतलब ये बहुत बड़ी बात है सर। आप जो लीगेसी है उसको मेंटेन रखना इज अ बिग थिंग। थैंक यू। मगर यही जैसे वही सिखा देता है कैसे मैनेज करना बिजनेस के साथ। अभी मैं बोलूंगा, मैं जिस टाइम में मैं बिजनेस में बोलता था मेरे पास 5 मिनट टाइम नहीं है मुझे कहीं जाने के लिए, आज मैं जैसे मैं इतना टाइम देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिजनेस को इग्नोर कर रहा हूँ, वो गलत चीज़ है कि लोग सोचते होंगे कि मैं बिजनेस छोड़ के खाली जैसे में ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस को धीरे धीरे ऐसा स्ट्रीमलाइन कर रहा वही हूँ। तो हमें सिखाया जा रहा है ना कि आप बिजनेस और जेसीआई और फैमिली कैसे मैनेज करोगे। वही हमारा उसको ही मैनेज करने के लिए ही तो हम जेसीआई में हैं। वही मैं सीख रहा हूँ। अभी क्या है ना, अभी हमारा ऑफिस को इतना सिस्टमेटिक हम बना रहे कि जैसे मैं ऑफिस में नहीं रह के भी आशा काम चल सकता है, बिजनेस को भी कैसे मैनेज हो सकता है। तो ये एक सीख है, ये एक मेरा जर्नी है, सीखने का जरिया है। सर जेसीआई में हम एक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा। लोगों को लगता है कि वी आर वेरी एक्टिव इन जेसीआई, तो बिजनेस कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप हमसे पूछेंगे सर तो मेरा बिजनेस यहाँ से यहाँ पहुँचा है। वही तो आपसे भी मैं वही सुना था कि आप मुझे बता रहे थे कि नहीं आप ऐसा सोच रहे हो। बहुत सारे नेटवर्क हमको मिले हैं सर। आज मैं आप दिनेश भाई का नाम लिए, जब वो 2023 में जब वो प्रेसिडेंट बने, बहुत सारे मेंबर इंडक्ट हुए। उसके बाद मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। आज वो हम मेरे साथ बिजनेस पार्टनर है। वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ बिजनेस विथ हिम। तो अब बेसिकली ये एक मिथ है कि अगर आप किसी सामाजिक संस्था में होते हो तो आपका बिजनेस हैम्पर होता है। इट इज़ नॉट लाइक सर। वो आपका आज का जनरेशन बिल्कुल अलग सोच रहा है। नेटवर्किंग इज मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। यू आर अ ग्रेट एग्जाम्पल कि आप 2 महीने में जितना ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिला। इसके पिछले वाले पॉडकास्ट में जेटपी सर आए थे, उन्होंने बोला कि इस 2 महीने में मेरा बिजनेस यहाँ से यहाँ गया, क्योंकि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमने का मौका मुझे मिलता है, लोगों को जानने का मौका मिलता है, मुझे अपने बारे में लोगों को बताने का मौका मिलता है। तो अभी तक का सबसे बेस्ट पास्ट प्रेसिडेंट जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट किए हैं कि हाँ जेसीआई आपको वो सब दे सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, और अभी वो आपको मिल रहा है। तो वो आप बताइए कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट पास्ट प्रेसिडेंट। जैसे मैं बोलूँगा क्योंकि आप सबसे पुराने मेंबर हैं जेसीआई के। क्योंकि मैं उतना उस टाइम में जितना एक्टिव नहीं था, 2-3 साल में जितना इवेंट्स में देख रहा हूँ, मैं क्या बोलूँगा कि मुझे 3-4 जन प्रेसिडेंट मुझे मोटिवेट किए हैं। एग्जाम्पल श्रीनिवास वेलुरी सर, दिनेश बिंदल सर और आप पुनीत मिश्रा सर। सब कोई अलग अलग चीज़ मुझे बताए थे, सब चीज़ सही है उसमें, मैं उसको जी रहा हूँ अभी। क्योंकि मुझे श्रीनिवास सर ने मोटिवेट किया कि तुम होने के बाद क्या बेनिफिट पाओगे, जो आज मैं अभी समझ पा रहा हूँ। दिनेश जी बोले कि मुझे तुम अगर करोगे तो तुम खुद ही सीख जाओगे, कि तुम खुद बोलोगे कि मैं क्यों नहीं किया था अभी तक, क्यों नहीं किया था। हाँ। फिर आप मुझे बोले थे कि मैं जब बिजनेस के लिए डर रहा था, आप मुझे बोले कि मेरा बिजनेस, आप याद है आप मुझे बोले कि आपका मेरा बिजनेस कहाँ था अभी कहाँ तक पहुंच गया, क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना नेटवर्क बना पाऊंगा, इतना मेरा बिजनेस स्ट्रीमलाइन हो जाए, मुझे रहना ही नहीं पड़ता है। हाँ। वो मुझे कहीं ना कहीं लगता था मैं उसको कैसे पाऊं, और वो सिचुएशन ही ऐसा कर देता है कि आप अगर बिजी रहेंगे एक चीज में, आपको सिचुएशन ऐसे ही डिमांड करता है कि आप स्ट्रीमलाइन करना ही पड़ेगा। वो और सारा चीज ही मैं अभी 2 महीने में ये महसूस कर रहा हूँ। जैसे मैं कुछ बोलने के लिए डरता था, आज मैं जब ये ट्रेनिंग्स प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, मुझे अभी ट्रेनर बनने का बहुत मन हो रहा है कि मैं कैसे बेहतरीन ट्रेनर बनूं, क्योंकि इतना मोटिवेशनल स्टोरीज है। मैं जब देखा लॉर्ड्स में सब बता रहे थे, कोई एक कुछ बोलने के लिए डरता था, आजकल इतना नेशनल ट्रेनर, इतना बढ़िया वो इन्फ्लुएंसर है, तो मुझे भी अभी माने कि मैं भी सोसाइटी के लिए कुछ दे सकूं, तो मुझे भी ट्रेनर बनना है। उससे बड़ी बात और क्या, जो मेरे सबसे नेगेटिव पॉइंट है, अगर मैं उसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ, वही मोटिवेशन ही बहुत काफी है। सही है, सही है। आपका रोल मॉडल जो आपको बिजनेस में भी और जेसीआई में भी मोटिवेट करता हो? देखिए बहुत बिजनेसमैन है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं थोड़ा हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि मैं जो हूँ बहुत अच्छा भगवान ने दिया, क्योंकि मेरे हम लोग हैं कुछ नहीं मिलता है लोगों में, हमेशा खुश रहता हूँ, जो भी स्टेज में रहता हूँ मैं अभी उसको खुशी से जिया हूँ। ऐसे बिजनेस में रोल मॉडल मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि कोई है, मैं बोलूँगा कि जो भी है उसको मैं ऐसे ही जिया हूँ। मैं उसको उतना ऐसा मैं रोल मॉडल के साथ विजन लेके आगे नहीं गया हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो करूँगा इंटीग्रिटी के साथ करूँगा, ऑनेस्टी के साथ करूँगा, जो होगा देखा जाएगा। मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि अगर हम करते हैं तो भगवान ऑटोमेटिक हमको मिल जाता है, तो किस चीज का हमको इतना कोई एक इंसान जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता हो, जिसको देख करके आपके मन में आए कि नहीं मैं भी इनके जैसा बनूंगा?
जैसे कोई भी एक छोटे से जगह से आके, जैसे एक लीडर बोला है तो नरेंद्र मोदी जैसे बोलते हैं, कहाँ थे कहाँ पहुंच गए। एक कभी सोचे नहीं होंगे कि भी यहाँ से ये हो सकते हैं। चाय बेचने वाला। हाँ, जैसे अब अंबानी साहब बोलेंगे कि वो क्या थे क्या, तो मुझे वो सब ऐसा नहीं है कि मुझे वो होना है, और उसमें मोटिवेशन मिलता है। हम कुछ भी नहीं थे मगर हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो उसमें मुझे एक एज अ रोल मॉडल नहीं, मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। अगर जेसीआई में मैं बोलूंगा कि अभी मैं जब जेडपी सर को हमारा सुनता हूँ, उनका स्पीच सुनता हूँ, वो एक नेशनल ट्रेनर है, मतलब जोन ट्रेनर है, मगर उनका जब वो कहाँ थे, वो जब स्टेज में जाते हैं, वो जैसे डिलीवर करते हैं उसका डायलॉग्स, तो मुझे ऐसे लास्ट टाइम मैं सर को भी बोला था, सर आपका ये माला देख और आप जैसे बोलते हैं स्टेज में, मुझे भी ऐसे बोलने का सीखने का मन करता है। तो इसलिए तो मैं बोला कि मुझे भी ट्रेनर बनना है। अच्छा, वो मतलब लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, एक सोसाइटी के लिए कुछ करना है। बहुत बार ऐसा देखा गया है सर कि अगर इंसान बहुत बड़ा बन जाता है तो उसके अंदर एक ईगो, एक एटीट्यूड ऑटोमेटिक आ जाता है। लोग वो खुद को इतना ज़्यादा लोगों के सामने नहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर वो हम्बलनेस, आप यू आर अ ग्रेट बिजनेसमैन, वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। जेसीआई के जैसा एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बेस्ट एलो का आपको रिकग्निशन मिला है जनवरी का। इतना कुछ होने के बावजूद भी आपके अंदर वो हम्बलनेस कैसे है? क्योंकि सर मैं बचपन से जैसे मेरा माता पिता को देखते आया हूँ, अभी भी हम लोग के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मगर वो गांव में जैसे जीते थे, जैसे हम्बलनेस था, उनके लिए ऐसे ही है अभी भी। तो ये जो हमारा जो टेम्पररी मनी, पैसा, वो चीज़ है, मुझे लगता है ये सब टेम्पररी। अगर आज है कल भी नहीं रह सकता है। अगर ईगो किस बात का, आज है हम, कल क्या हो जाए हमारे साथ हमको पता नहीं। तो जो भी मुझे लगता है कि सबका ब्लेसिंग, सबका हैप्पीनेस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ का ईगो रखना मेरे लिए तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आज जो भी था मैं एक्सपेक्टेड नहीं था, सबका दिया हुआ। मैं बोलूँगा सबका सपोर्ट में मैं हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खुद कुछ कर पाया हूँ, सबका सपोर्ट है उसमें। जैसे अभी जेसीआई में जो भी मैं किया हूँ तो सारा मेंबर का सपोर्ट है। मुझे देख रहा हूँ सब कोई एक्सेप्ट कर रहे हैं मुझे, सब कोई किसी को बोलता हूँ तो सब कोई करने लगते। तो इसलिए मैं इसको एक लीडर का एक पार्ट मानता हूँ कि कभी भी ईगो और ये सब रहना नहीं चाहिए, और वही चीज़ ही आगे बढ़ता है। क्योंकि मैं जब लीडर्स को देखता हूँ जेसीआई में, जैसे मुरली कृष्णा सर को देखता हूँ, इतने बड़े बिजनेसमैन है, इतना हम्बल है, तब खुशी फील होता है कि नहीं, मैं जो भी हूँ मैं सही कर रहा हूँ। अगर आपको मौका मिले अपने बचपन में जाने का, तो बिगेस्ट हैप्पीनेस मोमेंट कौन सा होगा जिसको आप दोबारा जीना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं खुद जिया हूँ, मतलब हर पल को मैं खुशी से लिया, मुझे कुछ रिग्रेट नहीं। सच बोलूँ, मुझे कुछ ही भी चीज़ में कभी, मैं कल भी वाइफ से डिस्कशन कर रहा था, किस चीज़ का रिग्रेट है? मेरा तो कुछ भी रिग्रेट नहीं है मेरा लाइफ में। जो कर रहा हूँ मैं सब कुछ, मुझे लग रहा है कि मेरा जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। ऐसा मुझे कभी फील होता था कि मेरा रिग्रेट नहीं। हाँ, मैं एक दुख स्थिति आया है, उसको हम लोग एक्सेप्ट किए। जैसे मेरा भाई है, बड़े भाई है, जो कि डॉक्टर थे, बहुत अच्छा, मतलब रिनाउंड डॉक्टर थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे। मैं वो स्टोरी में वो बताना, मैं वहाँ देखा वो इतना अच्छा पढ़ाई किए, लाइफ में बहुत सेवा भी किए हैं, गरीब लोगों के लिए भी बहुत हेल्प करते थे। एक कैंसर में उनका देहांत हुआ, तो एक हमारे लिए वो एक बहुत दुख का विषय रहा हमारा फैमिली में। तो वो सब देखने का मुझे लगता है कि जो है हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, लाइफ को जिए। और वो अगर हो सकता है कि बचपन में जाके मेरा भाई को मुझे मिल जाएगा, तो उससे मेरा भाई का जो ड्रीम था कि हम लोग मिलके एक जगह रहे, एक तो वो पल मैं मिस कर रहा हूँ। हाँ, तो वो देख नहीं पाए, मैं वो पल को मिस कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो आपके लिए एक हैप्पीनेस मोमेंट, सारा मोमेंट ही आपके लिए हैप्पीनेस रहा है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी रिग्रेट एट ऑल, कि जो था सब बेस्ट था, जो है वो भी बेस्ट है। अगर ये चीज़ दिमाग में लेकर के कोई अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो उसके लाइफ में मुझे नहीं लगता है कि वो कभी सैड रहेगा। कोई भी व्यक्ति हो, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पास ये है, वो हो, और जब हमको उससे कम मिलता है तो हम कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं। वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, वो सबसे अलग बनाता है आपको। लेकिन अगर कुछ वैसा एक बिग चैलेंजेस जो आपको आपके लाइफ में याद आता हो आपके बचपन में, वो एक मोमेंट सर आप शेयर कीजिए। चैलेंज इन द सेंस, मैं जब कॉलेज भी ज्वाइन किया था, मेरा हमेशा एक चैलेंज रहा कि कम्युनिकेशन। मैं जब मतलब गांव से आया इधर,
कॉलेज में मैं हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाता था। अच्छा। बहुत बस शर्म भी आता था कि मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता था लोगों से। वो एक डर अंदर, वो एक सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बेटर कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँ लोग से। तो एक प्रॉब्लम था मेरे में, वो धीरे धीरे मैं सीखता गया उसको। तो वही मेरा एक, मुझे हमेशा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँ। एक नेगेटिव हमेशा रहता है कि मेरे से लोग बेटर है। मैं हमेशा सामने वाला का जो पॉजिटिव चीज को मैं देखता हूँ, मैं मोटिवेट हूँ, ये मेरे से ये बेस्ट है। मेरे से कम कोई ये मैं देखता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ सामने ये तो ये बढ़िया कर रहा है, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ, वो मैं करता तो बहुत अच्छा होता। मेरा एक नेगेटिव था कि मैं बेटर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो मुझे जैसे ने ये प्लेटफॉर्म मुझे जो दिया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो सबसे डर को मैं वो निकाल रहा हूँ। सर बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत सारे को एंटरप्रेन्योर बनना है, लाइफ में खुद का कुछ करना है, क्योंकि जनरेशन भी वही डिमांड कर रहा है। आज पहले वाला ज़माना नहीं रहा कि आप एक सिक्योर जॉब ले लो, आप खुश हो लाइफ में, बिकॉज नो वन आर हैप्पी। आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ भी चैलेंजेस है, आप जॉब कर रहे हो वहाँ भी चैलेंजेस है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है लाइफ में, आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगे कि हाँ आपका इसमें स्कोप है, आप आगे बढ़ सकते हो? आने वाले जनरेशन को आप क्या सीख देना चाहेंगे एज एन एंटरप्रेन्योर? मैं यही बोलना चाहूँगा, हम जब जॉब भी करते हैं ना, हम सोचते हैं किसी के लिए काम करते हैं, हमारा बेस्ट नहीं देता। उस टाइम को हम लोग को लगता है कि अरे किसी के लिए काम करें। अगर हम जहाँ पे भी करेंगे, अगर वहीं पे हमारा टैलेंट शो करेंगे, बेस्ट देंगे, कभी ना कभी आपको लोग पहचानेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। अगर एग्जांपल मैं मेरा जॉब में भी मैं बेस्ट दे रहा था, तब तो मुझे सीखने के लिए मिला। उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक आता रहेगा आपके पास। वो आपको खुद को अपग्रेड होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ाई खत्म कर दिया और मुझे सब जानता हूँ। मैं खुद को जितना अपग्रेड करते रहेंगे, लर्निंग ही एक जरिया है। और मैं हमेशा उसको पॉजिटिव माने और नेगेटिव माने। मुझे लगता है कि मुझे कुछ आता नहीं, इसलिए मैं लर्निंग ज़्यादा करता हूँ। कि मुझे हमेशा लगता है कि मुझे और सीखना है, मुझे कुछ आता नहीं है। कुछ आता नहीं है एक नेगेटिव चीज़ है, मगर आता नहीं है बोल के मैं लर्निंग को ज़्यादा फोकस करता हूँ। कोई भी ट्रेनिंग के लिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ और उसको मतलब सुनता हूँ अच्छे से, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपको लगता है कि मुझे ये नहीं आता और मुझे सीखना है। अगर जब हमको पता चल गया कि हमको सब कुछ आता है तो हम सीखने का सुनेंगे ही नहीं लोग। करेक्ट। कीप लर्निंग, देन जो भी जहाँ पे भी जिस पोस्ट में जो भी कर उसका बेस्ट दे हम, और हमारा पैशन को प्रोफेशन बनाए। जो चीज आपका लाइफ में खुशी देता है उसी को आगे बढ़ाइए। मैं क्योंकि मुझे भी मानता है, मतलब मानना है कि अगर हम खुद खुश है तो सब कुछ अच्छा है। कहाँ पे कितना एक सक्सेसफुल का कुछ लिमिट नहीं है। अब मैं बोलूंगा कि एक बंदा पढ़ाई खत्म कर दिया वो सक्सेसफुल मानेगा तो सक्सेसफुल है। हम जहां हमारा लिमिट सेट करेंगे वो सक्सेसफुल है। तो सक्सेसफुल का कुछ एक सीमा नहीं कि ये सक्सेसफुल है। अगर हम खुश है हर चीज में तो हमारा बेस्ट दे पाएंगे। तो खुश रहना मेरे लिए बहुत मतलब सबको बोलूंगा कि हम सक्सेस के पीछे भागते हम कभी जिंदगी में ही खुश नहीं रह पाते। बोलते कि अरे मैं तो वो मेरा लाइफ में ये ड्रीम रह गया, वो रह गया। तो मुझे जब बोलते हैं कि लोग हमारा ड्रीम वो है आप जी रहे हैं, मतलब मैं तो वो तो मेरा ड्रीम में कभी था ही नहीं जो मुझे मिल गया, मैं क्या करूं। मुझे तो जब आता है सामने से तो वो आ जाते हैं ऑटोमेटिक। तो मैं वही बोल रहा हूँ, दुखी होने का जरिया मत ढूंढिए, सबको ही अपना कर्म कीजिए वो, मगर एक ईमानदारी के साथ करना जरूरी है। क्योंकि लोग, मैं जैसे मेरा प्रोफेशन में कभी मार्केटिंग नहीं किया हूँ ना कभी मुझे कोई मतलब सोशल मीडिया में प्रमोशन करके क्लाइंट मुझे मिला है। हमेशा मेरा क्लाइंट ही क्लाइंट देता रहा है। वो सबसे मेरा बिगेस्ट ब्लेसिंग, सिंसियरिटी। क्योंकि क्लाइंट को हम जब एक डिलीवर करते हैं कुछ और क्लाइंट खुश हो जाता है तो वो सबसे बड़ा चीज है। वो ऑटोमेटिक काम आता रहेगा। ऐसे नहीं है कि वो क्लाइंट ही क्लाइंट देते रहते। तो जो भी सिचुएशन है हम अपना बेस्ट देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा सक्सेसफुल बढ़ते हम एक सक्सेस के पास पहुंच जाएंगे। एज ए लीडर नेटवर्किंग कितना जरूरी है आज के जनरेशन में? आज के जनरेशन तो नेटवर्किंग बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि बिना नेटवर्किंग में आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम दुनिया को देख नहीं सकते क्या लोग कहाँ तक पहुंचे। अगर आपसे मैं नहीं मिलूंगा तो आपसे आइडियाज कैसे लूंगा, आप क्या कर रहे हैं मुझे कैसे पता चलेगा। अब अदर सिटीज में लीडर से नहीं मिलेंगे तो वो कैसे ग्रो किए हमको खुद ही नहीं पता चलेगा कि क्या क्या हो सकता है। जितना हम नेटवर्क बनाएंगे, जितना लोगों से मिलेंगे हम उतना सीखेंगे और इतना आगे बढ़, तो वो कॉम्बाइनली हो गए, जॉइंटली आगे बढ़ेंगे सब। थैंक यू सो मच श्रीनिवास सुबुद्धि जी, हमारे एलो प्रेसिडेंट। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बेसिकली एक इंसान कैसे जीरो से उठ करके
यानी कि वो जो अर्श से फर्श तक का जो सफ़र है वो बहुत स्ट्रगलिंग होता है हर इंसान के लिए। आपने लोगों को मोटिवेट किया। इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरा मानना है, जितना मैं आपको जाना हूँ या इस पॉडकास्ट के माध्यम से जाना हूँ, कि हर इंसान को कुछ बने या वो ना बने, लेकिन वो ज़रूर एक बार श्रीनिवास सुबुद्धि जैसा ज़रूर बने। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं हो लाइफ में, हर छोटे छोटे चीज़ों में आप खुशी ढूंढ रहे हो, जितना आपको मिल रहा है उसमें आप खुश हो, अच्छा काम कर रहे हो, भला कर रहे हो, समाज में कुछ अच्छा छोड़ रहे हो, तो नो डाउट इंसान के अंदर वो चीज़ देखने को मिलेगा, आपसे वो सीखने को मिलेगा। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, समय निकाले, आपके जैसा बिजी पर्सनालिटी समय निकाल करके आता है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही आगे बढ़िए, जैसे भुवनेश्वर आपके थ्रू आगे बढ़े और आप लोगों को मोटिवेट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पुनीत जी, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। मैं आप जो काम कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद, लोगों के पास ये पहुंचा रहे, मोटिवेशन पहुंचा रहे, तो मैं आज गर्व महसूस करता हूं कि मुझे ये मौका मिला कुछ मेरे बारे में बोल के लोगों को मोटिवेट करना, और जैसे ही के बारे में मैं बोल के भी लोगों तक जैसे ही को पहुंचाना, क्योंकि एक संस्था है जो देता है, लेता कुछ नहीं है। तो मैं खुद को धन्य मानता हूं कि आपके इस पॉडकास्ट में मैं भागीदार रहा। थैंक यू सो मच।